हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है बच्चों सब एकदम मस्त और बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग आपके साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ना, इस वीडियो में हम लोग आपके इस चैप्टर को पूरा फुल्ली कवर करेंगे। तो कह सकते हैं तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी में जितनी भी लाइन्स हो, जितनी भी रिएक्शन हो, इस वीडियो में आपके सारे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन रिएक्शन वगैरह आपका सब कुछ कवर हो। और इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 30 मिनट के अंदर आपका पहला चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो आइए बच्चों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कह रहा है कि प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कह रहा है कि दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें नए चीज का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ऐसा कोई भी प्रोसेस बच्चों जिसमें नया चीज बनता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब बच्चों होता है कोयला। कोयले को जब हम लोग जलाते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। कैसे? आइए समझते हैं। जो कोयला होता है किससे मिलकर बना होता है? तो कोयला होता है बच्चों कार्बन से मिलकर बनता है। कोयले को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? उसमें जो कार्बन होता है वो हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद बनाता है CO2 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो इस रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस क्या बना? देखो शुरू में तो था कार्बन, लेकिन रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ? न्यू सब्सटेंस बना है CO2 ना। रिएक्शन होने के बाद CO2 बना है और CO2 ही बच्चों क्या आपका न्यू सब्सटेंस है ना। तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन ना। अब आइए समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? देखिए जैसे कि अभी हमने देखा कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर बन रहा था CO2। अगर कोई बताइए बोलेगा कि बताइए इसमें कौन है रिएक्टेंट कौन है प्रोडक्ट ना। देखो यहाँ पे बच्चों ये जो एरो है ना, ये वही तीर है जो आपके दिल के आर पार जाती है तो एरो के बच्चों जो लेफ्ट में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट का नाम देते हैं। एरो के जो राइट हैंड साइड में होता है बच्चों से हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। लेफ्ट वाला रिएक्टेंट होता है, राइट वाला क्या होता है? प्रोडक्ट। तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और CO2 क्या है? आपका प्रोडक्ट है। ये तो हो गई हमारे और आपकी भाषा। एनसीईआरटी में डिफिनेशन क्या कहता है ये समझते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज रिएक्टेंट? द सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद ईच अदर। कह रहा है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट ना। तो इसमें रिएक्शन किनके बीच में हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन क्या हो गया? आपका रिएक्टेंट हो गया। और इस प्रोडक्ट कह रहा है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं ना। तो CO2 यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट। जिनके बीच में रिएक्शन होगा रिएक्टेंट, रिएक्शन होने के बाद जो नई चीज बनती है उससे प्रोडक्ट। लेफ्ट में रिएक्टेंट होता है, राइट में प्रोडक्ट होता है। इतना आप याद रखे रहिएगा ना। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अवर एवरीडे लाइफ। यानी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी आम सी जिंदगी में, हमारी मिनटों की जिंदगी में कौन से केमिकल रिएक्शन है जो हमें डेली देखने को मिलता है। पहला एग्जाम्पल में दिया है बच्चों सॉरिंग ऑफ मिल्क। सॉर मतलब क्या होता है? सॉर मतलब होता है खट्टा। दूध का खट्टा हो जाना ये एक तरीके से केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे देखते हैं आप? यादव जी आते हैं, आने के बाद आप दूध लेते हैं, दूध लेने के बाद आप खौलाते हैं, फिर फ्रिज में रखते हैं तो दूध सही सलामत रहता है। मान लें गलती से कभी आपने क्या हुआ खौलाना भूल जाए, दूध को वैसे रख दें, रखने के बाद देखते हो शाम को या कुछ देर बाद दूध खराब हो जाता है, पीते हैं खट्टा खट्टा सा लगता है, कहते हैं भैया दूध खराब हो गया है ना। तो दूध का खट्टा हो जाना एक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लग जाना। लोहे में जंग लगना वो भी आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है ना। देखते हो जब घर में नया नया कूलर आता है, 1 साल बाद 2 साल बाद उसमें जंग लग जाता है, तो लोहे में जंग लगना क्या होता है? एक तरीके से केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होता है। अगला क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का फर्मेंट हो जाना, इससे क्या मतलब है? आपने सुना होगा अंगूर की मदद से शराब बनाई जाती है। हाँ, ग्रेप्स की मदद से अल्कोहल बना जाता है। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रेप्स की मदद से बच्चों क्या बना जाते हैं? अल्कोहल बना जाता है। और क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस क्या है? अल्कोहल है, तो बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन होता है। हाँ, अब तो कहोगे कि सर अब तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के जा रहे हैं भाई, ढेर सारा अंगूर खरीदेंगे, अंगूर की मदद से अल्कोहल बना के बेचेंगे, माला माल हो जाएंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला है डाइजेशन ऑफ फूड। यानी जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे पेट में खाने का डाइजेशन होता है वो भी केमिकल रिएक्शन होता है। दाल चावल रोटी सब्जी हम लोग खाते हैं, खाने के बाद डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के थ्रू उसमें कई सारे केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्या है? कुकिंग ऑफ फूड। हाँ, पनीर हो, बिरयानी हो, हाँ जो भी आपका मनपसंद खाना है, केक हो गया, बिस्किट हो गया, तो इनको जब कुक किया जाता है इनके दौरान भी केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। अगला क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को आपको पता है वर्ड रेस्पिरेशन? बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 और वाटर देता है, बदले में इसके हमें हीट भी मिलता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। ये 6 ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है बच्चों जो हमें रोज की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट।
अगला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसकी कुछ ना कुछ पहचान होती है। केमिकल रिएक्शन होती है तो आप देख के बता देगा कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो पहला है आपका चेंज इन स्टेट, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें स्टेट का चेंज देखने को मिलता है, उसमें अवस्थाएं बदल जाती है। मान लो शुरू में रिएक्टेंट था आपका क्या, शुरू में गैस था बाद में लिक्विड हो गया, शुरू में लिक्विड था बाद में गैस हो गया, सॉलिड हो गया, शुरू में सॉलिड था बाद में लिक्विड हो गया, है ना। कोई भी तब किसी भी रिएक्शन में उसका स्टेट बदल जाए तो हम बोलेंगे कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। आइए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। इसमें स्टेट का चिन्ह कैसे देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चों किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में पाया जाता है, और वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसमें हुआ क्या, इसमें रिएक्टेंट तो है गैस के फॉर्म में लेकिन प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। क्योंकि इसमें स्टेट चेंज हो गया है तो हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर में चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है। अगला एग्जांपल है, अगला है आपका चेंज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं उसमें टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलता है। टेम्परेचर का चेंज देखने का मतलब ये है कि टेम्परेचर या तो बढ़ जाता है, टेम्परेचर या तो घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है बच्चों हीट रिलीज हुआ है, टेम्परेचर घटने का मतलब होता है कि हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो कभी भी हीट रिलीज हो, एब्जॉर्ब हो, टेम्परेचर घटे या बढ़े उसका हम बोलेंगे टेम्परेचर का चेंज आया है ना। एग्जाम्पल में कह सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं उसमें टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलता है। कैसे, ये समझते हैं पहले मैग्नीशियम रिबन क्या होता है। मैग्नीशियम रिबन बच्चों मैग्नीशियम का बना हुआ पतली सी मेटल होती है ना। तो मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो हमारे एयर में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या होता है, MgO। साथ ही साथ इसमें हीट और लाइट रिलीज होता है। हाँ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। हमें अभी बताए थे हीट रिलीज होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पहले से चेंज हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों इसमें लाइट निकलता है। कौन सी लाइट होती है, होती है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम का मतलब होता है चमकदार सफेद रोशनी। अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, आप लोग भी रात में पटाखे वटाखे जलाएंगे ना, तो जब छुछुरिया जलाते हैं देखते हो उसमें से बहुत सारी लाइट निकलती है ना, और साथ ही साथ हीट भी निकलता है। जिस तरीके से छुछुरिया को जलाते हैं उससे जलता है, इसमें लाइट निकलती है, हीट निकलती है। सेम ऐसे मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो व्हाइट रोशनी के साथ जलता है और साथ ही साथ में हीट रिलीज होता है। कोई भी बच्चों ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगा तो हम बोल सकते हैं कि उसमें टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला आपका चेंज इन कलर। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं बच्चों जिसमें कलर का चेंज देखने को मिलता है। रिएक्टेंट कुछ और कलर का होता है और प्रोडक्ट कुछ और कलर को देखने को मिलता है। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कह रहा है कि जब हम लोग लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो हमें कलर का चेंज देखने को मिलेगा। कैसे, आइए समझते हैं। देखो, लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है Ki ना। जब लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीड आयोडाइड बोलते हैं ना। तो शुरू में जो रिएक्टेंट होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, कलरलेस, इनका कोई भी कलर नहीं होता है। लेकिन जैसे इन दोनों को मिलाया जाता है कलरलेस से कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। क्यों येलो हो जाते हैं, क्योंकि वो लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ आपका पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन भी होता है हाँ। अब इसमें बोलोगे सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है ना। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में कैसा हो, इनसॉल्युबल हो, कोई ऐसा सब्सटेंस जो पानी में ना घुल पाए उससे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसमें जो लीड आयोडाइड होता है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, एक तरीके का प्रेसिपिटेट बनता है और नीचे जाके बैठ जाता है हाँ। तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें प्रेसिपिटेट भी देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कलर का भी चेंज देखने को मिल रहा है और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है ना। तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें स्टेट बदल जाता है, टेम्परेचर बदल जाता है, कलर चेंज हो जाता है और क्या आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ ऐसे भी आपके रिएक्शन होते हैं जिसमें गैस रिलीज हो सकती है। वो गैस कोई भी हो सकता है बच्चों, वो गैस ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है ना, कोई भी गैस रिलीज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर में आपको जो NCERT में दिया वो क्या है, जब जिंक को मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में तो हमें गैस देखने को मिलता है। कौन सी गैस होती है आइए समझते हैं। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो जिंक क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है। किस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। अब हाइड्रोजन जैसे हटता है उसकी जगह कौन ले लेता है, Zn, और क्या बना लेता है, ZnSO4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट ना। तो बच्चों इस रिएक्शन में हमें कौन सा गैस देखने को मिलता है, हाइड्रोजन गैस। तो कुछ ऐसा रिएक्शन भी होता है जिसमें गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ऐसे एक एग्जांपल और दिया है यहाँ पे, कह रहा है जब जिंक को मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तब भी हमें क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना।
जिंक को जब HCl में मिलाते हैं, सेम वही चीज़, जिंक यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन कहता है भैया पहली फुर्सत में निकलो। जैसे हाइड्रोजन बेचारा यहाँ पे अकेला हो जाता है गैस के फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन हटा Zn आके हाइड्रोजन की जगह बैठ जाता है, क्या बनाता है ZnCl2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड। तो इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है ना। तो ऐसे ही जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है, उसका स्टेट, उसका टेम्परेचर, उसका कलर, उसका प्रेसिपिटेट बनता है और उसमें गैस का फॉर्मेशन होता है। इतनी चीज़ें होती है जब केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज में। अब आइए देखते हैं बच्चों की केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बच्चों जब हम लोग उसके सिंबल और फार्मूले के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लो आपने कोयले को जला दिया, हाँ, अगर रियल में अगर आप जलाएंगे तो आंखों के सामने लग रहा है कि कोयला जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। तो जलते हुए कोयले को जब हम लोग कॉपी पे लिखते हैं उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन ना। जलते हुए कोयले के बच्चों जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, होता है कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, CO2 बनाता है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के बच्चों उसके सिंबल और फार्मूले के टर्म में जब लिखा जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला बोलते हैं। किसी भी रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले के टर्म में लिखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे C क्या है, कार्बन का सिंबल है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। तो किसी भी रिएक्शन का फार्मूला और सिंबल के टर्म में लिखते हैं उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों होता है वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन क्या होता है, सेम जब इसी केमिकल इक्वेशन को अगर हम वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, ये तो हमने सिंबल और फार्मूले का टर्म में लिखा था, तो अगर हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके बना रहा है CO2, तो एक तरीके से हो जाता है वर्ड इक्वेशन ना। अब आप देखेंगे कार्बन के बगल में S लिखा है, ऑक्सीजन के बगल में G लिखा है, CO2 के बगल में G लिखा है। S और G का मतलब क्या है, ये आपके एलिमेंट के स्टेट के बारे में बता रहा है। कहीं पर S लिखा होगा मतलब वो सॉलिड के फॉर्म में है, यानी कार्बन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में। कहीं पे L लिखा है तो वो लिक्विड के फॉर्म में, G लिखा है तो गैस के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में, CO2 आपका गैस के फॉर्म में होता है। एक ही का मतलब होता है बच्चों एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिजॉल्व हो। चीनी को पानी में डिजॉल्व कर देंगे, नमक को पानी में डिजॉल्व कर देंगे तो एक्वस के फॉर्म में हो जाएगा ना। कहीं पर ऐसे आपको लिखा मिल जाए NaCl AQ के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये है जो भी नमक हो क्या पानी में डिजॉल्व है, वाटर में डिजॉल्व होता है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक्वस वर्ड यूज करते हैं। आई होप सो ये सब चीजें आपको क्लियर हो गएंगी। अब आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं बच्चों? केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ना। क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आइए समझते हैं। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? कहता है ऐसा कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ आइटम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। हाँ, ऐसा कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ आइटम बराबर, उससे क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना। आइए इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि रिएक्शन जो है बैलेंस है कि नहीं है। पहले आपको देखना है रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। हाँ, एरो के जो लेफ्ट में होता है वो रिएक्टेंट होता है, एरो के जो राइट हैंड साइड में होता है वो होता है प्रोडक्ट। तो देखो रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। लिख दीजिए जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ना। अब सेम चीज यही प्रोडक्ट में भी लिख दो, क्या, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब इतना लिखने के बाद बच्चों देखना है यहाँ पे कितने जिंक है, यहाँ पे ये अकेला है तो बोलेंगे जिंक एक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दो, सल्फर 1 है तो 1 लिख दो, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 लिख दो। सेम प्रोडक्ट में ही ऐसे मैच करना है। जिंक यहाँ पे कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, सल्फर कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 है ना। तो आप जब आप देखेंगे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट दिए गए हैं क्या उनके एटम बैलेंस है कि नहीं है, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ना। तो यानी ये किस तरीके का इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ आइटम आर इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। उसी का उल्टा, ऐसा कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम्स है बच्चों को बराबर ना हो, इक्वल ना हो, नॉट इक्वल हो, उसे हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं ये जो इक्वेशन है बच्चों वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, चेक करना है। तो इसमें रिएक्टेंट कौन है, लेफ्ट वाला रिएक्टेंट होता है और राइट वाला क्या होता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कौन कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सेम यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे चेक करिए कितने हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1 है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं? देखो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस है ना। तो ऐसा कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन क्या हो, कोई भी एलिमेंट अनइक्वल, उससे हम लोग क्या बोलते हैं,
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल आता है बच्चों कि व्हाई अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है। जैसे हमारी जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव आ जाता है, कभी खुशी कभी गम आ जाता है, कभी दुख तकलीफ दर्द परेशानी आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने आप को उस हालात के हिसाब से ढालते हैं। ऐसे जब कोई केमिकल इक्वेशन आपका अनबैलेंस होता है उससे हम लोग बैलेंस करते हैं। क्यों बैलेंस करते हैं? उसका रीजन है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करते हैं टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम को हम लोग इस नियम का पालन करने के लिए, इस नियम को फॉलो करने के लिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। हाँ, ये लॉ कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास है वही क्या होता है, आपका प्रोडक्ट का मास होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट ना। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये लॉ फेल हो जाएगा। तो लॉ को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी साल, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। आइए अब हम लोग क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, पूरे मिला के 4 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, आपके सीआरटी में दिया है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन? कह रहा है कि रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। कहता है ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देख लो, A + B रिएक्शन करके बना रहा है AB ना। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, A और B पूरी मिला के 2 रिएक्टेंट है। और यहाँ पे कितने प्रोडक्ट है बच्चों, A B यहाँ पे क्या है, 1 प्रोडक्ट है। 2 से भले 1 हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो आपका कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाते हैं तो आपका कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे, कोयले को जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाता है। इसमें कितने रिएक्टेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन पूरे मिला के 2 रिएक्टेंट है। और CO2 क्या है बच्चों, सिर्फ एक अकेला तनहा लॉनली प्रोडक्ट है। तो 2 से भले 1 हो जाएंगे तो क्या होगा आपका कम्बिनेशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा कोयले का जलाना क्या होता है, कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बनता है हमको पता ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है। क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वाटर क्या है यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है। 2 से भले 1 हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो आपका कम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, क्या ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है बच्चों और एक ही प्रोडक्ट है। 2 रिएक्टेंट और क्या है, MgO, एक प्रोडक्ट है, तो ये भी कह सकते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल वगैरह ज्यादा आता है, डिफिनेशन कम पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, देखो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट रिलीज हो, हीट निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी दिवाली के मौके पर आप जब पटाखा बुलाते हैं देखते हैं कि हर तरफ एकदम हीट गरम गरम से महसूस होने लगता है, तो वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? कह रहा है कि रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, हीट निकले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन कौन से इसके एग्जांपल है, कह रहा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन को हम लोग बच्चों नेचुरल गैस बोलते हैं ना। नेचुरल गैस में मीथेन पाया जाता है, तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4 ना। मीथेन को जलाते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है ना। तो हम कह रहे हैं कि नेचुरल गैस को जलाते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप लाइटर जलाते हैं वहां भी हीट निकलता है, गैस जलाते हैं, हाँ कोयला जलाते हैं, ये सारे के सारे आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो भी गर्मी को बढ़ा दे, हीट को रिलीज करवाए, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जांपल है यहाँ पे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में भी बच्चों हीट रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। कैसे, रेस्पायरेशन में जो होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होता है। किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में रिलीज होता है एनर्जी। हाँ, तो ये जो एनर्जी होता है, इसी एनर्जी हमारे बॉडी पूरा वर्क करता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, रेस्पायरेशन में आपका हीट रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ना। मैग्नीशियम रिबन अभी हम लोगों ने देखा था, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ ही साथ इसमें हीट रिलीज होता है। क्योंकि बच्चों इसमें हीट रिलीज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल। हाँ, देखते हैं जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो लाइट और हीट दोनों ही निकलता है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। बच्चों कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, क्या होता है, खाद ना।
कह रहा है कि सब्जी को देखते हैं, सब्जी को जब हम लाते हैं फ्रिज में रखे ऐसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे खुले में रख देते हैं, सब्जी खराब होकर खाद बन जाता है। तो वही कह रहा है कि सब्जी से खाद बनना एक तरीके का कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हीट रिलीज होता है। तो याद रखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही होता है जिसमें हीट रिलीज होता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अगला एग्जांपल है एडिंग ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर। कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं, वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। कैसे, देखो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके बच्चों बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हीट रिलीज कर रहा है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। अब एक चीज और नोट करने वाली बात, कैल्शियम ऑक्साइड also known as क्विकलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड also known as स्लैकलाइन ना। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन के नाम से जाना जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैकलाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे एक सवाल और आता है बच्चों कि यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज क्या होता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है घर में, सफेद कलर आपने देखा होगा, नया नया घर बनता है तो उसमें पुट्टी लगाते हैं ना, तो घर में व्हाइट कलर पेंट करने पे ये आपका केमिकल इस्तेमाल होता है। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है, इस रिएक्शन की खास बात ये है बच्चों कि ये आपका कैसा रिएक्शन है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक, ये दो का एग्जांपल है। कैसे, देखो यहाँ पे ये CO और वाटर, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, और CO इसका होल ट्वाइस ना, इलेक्ट्रोलाइन क्या है, एक प्रोडक्ट है, क्योंकि 2 से भले 1 हो रहे हैं तो बोलोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ ही साथ हीट भी रिलीज हो रहा है तो क्या बोलोगे कि ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। बहुत ही मोस्ट वांटेड एग्जांपल है, इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, हाँ जैसे AB जो है इसको डिकम्पोज करके क्या बना रहा है, A बना रहा है और B बना रहा है, तो इसमें कितने रिएक्टेंट हैं, AB यहाँ पे 1 रिएक्टेंट है, कितने प्रोडक्ट है, A प्लस B यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, तो ऐसा प्रोडक्ट है। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें 1 से भले 2 हो जाए, 1 से भले 3 हो जाए, 1 से भले 4 हो जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कह रहा है कि द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट ना। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके क्या बन जाए, या तो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन, इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, अपोजिट होता है। कैसे, कॉम्बिनेशन में क्या था बच्चों, 2 से भले क्या हो रहे थे, 1 हो रहे थे, और डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, 1 से भले क्या हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं ना। तो चूंकि इनका प्रोसेस अपोजिट है तो हम कह सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, आपका अपोजिट होता है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब कौन कौन सी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है उसको भी समझाते हैं। एक एग्जांपल दिया है हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3, CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम स्टोन का भी फार्मूला सेम होता है। वही कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को भी बताया कुछ देर पहले, किस नाम से जानते हैं, क्विकलाइन। देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम चीज है ना, तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। अब यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे है, यहाँ पे देखो एक रिएक्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, एक रिएक्टेंट है, और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है। 1 से भले 2 हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन की और क्या खास बात है, कह रहे हैं जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है 3 चीजों की मदद से होता है। किसी रिएक्शन को हीट करके हो सकता है, सूरज की रोशनी में हो सकता है, बिजली, यानी किसी रिएक्शन को हीट देंगे तो डिकम्पोज होगा, सनलाइट देते हैं डिकम्पोज होता है, बिजली का झटका देते हैं डिकम्पोज होता है। हीट करने पे अगर रिएक्शन हो रहा है तो बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन, सनलाइट की रोशनी में हो रहा है उससे बोलोगे फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं ना। तो इन 3 चीजों की वजह से डिकम्पोजिशन कराया था। तो ये डिकम्पोजिशन किसकी मदद से हो रहा है, हीट की मदद से हो रहा है। क्योंकि ये डिकम्पोजिशन हीट की मदद से हो रहा है तो क्या बोलोगे, यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले क्या, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। कह रहा है कि फेरस सल्फेट की क्रिस्टल को हीट करते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, डीकम्पोजिशन का एग्जांपल होता है। कैसे, आइए समझते हैं। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। कलर आता है एग्जाम में कि इसका कलर क्या होता है, हाँ फेरस सल्फेट का बच्चों कलर होता है वो लाइट ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। तो जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करते हो तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। जो फेरिक ऑक्साइड होता है ये आपका ब्राउन कलर होता है। ओके, तो इसमें कलर का चेंज देखने को मिलता है। कैसे, लाइट ग्रीन से कैसा हो गया, ब्राउन कलर हो गया, तो इसमें कलर का भी चेंज देखने को मिलता है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे SO2 और SO3 गैस निकलता है ना। एक ऐसा गैस होता है कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता है लेकिन इनका स्मेल होता है, बहुत ही बैड स्मेल होता है। जैसे टायर वगैरह जलाते हैं या पटाखा जलाते हैं तो हमें स्मेल आता है, बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। तो आपका एक तरीके से SO2 और SO3 का
स्मेल होता है। ओके, और सेम टू सेम जब हम लोग सल्फर को जलाते हैं, सल्फर को जलाने पर भी आपका यही स्मेल आता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं इसका स्मेल कैसे मैच करता है, बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फर को जलाने से जो स्मेल आती है सेम वही स्मेल इससे मैच करता है। ठीक है, तो इसमें कलर का भी चेंज देखने को मिलता है और इसमें गैस का भी फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं, वो भी आपका डीकम्पोजिशन का रिएक्शन एग्जाम्पल है। ये भी डीकम्पोजिशन ही है, देख लो एक रिएक्टेंट है, 1 2 3 प्रोडक्ट है तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। लीड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस और ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है। और लेड ऑक्साइड किस कलर का होता है बच्चों, येलो कलर का होता है। ओके, इसके साथ साथ हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी देखने को मिलता है। ये गैस किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का गैस होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस देखने को मिलता है। अब देखिएगा लीड नाइट्रेट के पाउडर को हीट करते हैं तो येलो कलर का सब्सटेंस बनता है जिसे हम लोग लीड ऑक्साइड बोलते हैं। ब्राउन कलर का गैस बनता है उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस होता है। ये भी आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, किसमें, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट से 1 2 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला है एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब ये होता है पानी में जब हम लोग पानी में जब हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जिस चीज से मिलकर बना होता है उसी में टूट जाता है। वाटर मिलकर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। फिर पूछा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाके कलेक्ट होते हैं, कहाँ पे जाके इकट्ठा होते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड पे बनता है, ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, एनोड पे बनता है। इसके अलावा इस टॉपिक से क्या आपका क्वेश्चन आ सकता है, कहता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो उसके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, 2:1 ना, यानी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो कितना आएगा, 2:1 इसका आता है। यानी कि बच्चों जितना भी ऑक्सीजन बनेगा हाइड्रोजन उसका दुगना बनेगा। ऑक्सीजन अगर x टाइम बनेगा तो हाइड्रोजन कितना बनेगा, 2x टाइम बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दुगना बनता है अगर उसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। अगर उसके मास रेशियो के बारे में बात करेंगे, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास निकालेंगे तो कितने का मास आता है, 1:8 का मास देखने को मिलता है ना। जो भी ऑक्सीजन होता है हाइड्रोजन के 8 गुना उसका मास ज़्यादा बनता है। ये तो थी इनकी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, अभी हम लोग जो भी रिएक्शन कर रहे थे वो हीट की मदद से कर रहे थे, लेकिन ये जो वाटर वाला केस है देखो ये क्या है, इसमें बिजली है ना, तो हीट की मदद से भी रिएक्शन हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी रिएक्शन होता है। अगला है आपका डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ना। ये जो रिएक्शन है बच्चों ये सनलाइट की मदद से होगा। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसके बेचारे का ब्रेकअप हो जाता है। कैसे, देखिए सिल्वर क्लोराइड होता है वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसका फार्मूला होता है AgCl ना। सिल्वर क्लोराइड के पाउडर को जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो यहाँ से ये डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर बेचारा अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। ओके, सिल्वर का मेटल का कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है। तो इसमें भी कलर का चेंज देखने को मिलता है। शुरू में तो व्हाइट था, तो व्हाइट था, डिकम्पोज होने के बाद सिल्वर के बनने की वजह से वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें कलर देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हीट की मदद से डिकम्पोज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिजली की मदद से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सनलाइट की मदद से होते हैं। सेम टू सेम एक रिएक्शन और है, ये आपका है डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि जिस तरीके से आपका यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन हो रहा था सनलाइट में, ऐसे सेम सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या करता है, सूरज की रोशनी में ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे, यहाँ पे देखो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, उसका फार्मूला होता है AgBr, येलो कलर का होता है। उसको जब सनलाइट में रखते हैं बच्चों, यहाँ से इसका भी ब्रेकअप हो जाता है, सिल्वर बेचारा अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है। हाँ, क्योंकि सिल्वर मेटल ग्रे कलर का होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें येलो से ग्रे कलर में चेंज देखने को मिलता है। तो इसमें भी कलर का चेंज देखने को मिल रहा था और इसमें भी कलर का चेंज देखने को मिल रहा था ना। व्हाइट से ग्रे हो रहा था, ये क्या होगा, येलो से ग्रे होता है। तो इससे एक सवाल आता है कि जो आपका AgCl और AgBr होता है, हाँ, ये आपका कहाँ पे यूज होता है, इसका यूज पूछा जाता है ना। तो याद रखिएगा ये केमिकल है कि पहले कहाँ पे यूज होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कहाँ पे यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ओके, इसको लर्न किए रहिएगा। अब ये और हम लोग पढ़ते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उल्टा होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, कह रहा है कि ऐसा कोई भी रिएक्शन इसमें क्या होगा, हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, उसी में क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इस वाले में, हाँ,
इस वाले में हाँ, कोई इनमें जितने भी डिकम्पोजिशन हम लोगों ने पढ़ा है सब में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, सब में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन बच्चों जिसमें हम लोग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ये समझो ए कोई सब्सटेंट है, बी सी कोई कंपाउंड है ना। अब ए को सी से दोस्ती करना है, क्या करना है, ए को सी से दोस्ती करना है, लेकिन सी को बी के साथ पहले से है। तो ए क्या करता है बेचारे, बी को यहाँ से कहता है चलो भैया यहाँ से पहली फुर्सत में निकलो। बी बेचारा अकेला एकदम उदास, हाँ बी एकदम बेचारा उदास। और जैसे बी यहाँ से गया, बी की जगह ए लग के क्या बन गया, ए सी बन गया ना। तो उसमें हुआ क्या, इसने ए ने क्या किया, ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, ए ने बी को हटा दिया। तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर दे, हटा दे उसकी जगह से, उससे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए होता क्या है, आप कभी कभी स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने में लेट हो जाता है, तो आपके सीट पे कोई बैठ जाता है, आपको देखिए कितना गुस्सा लगता है, आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो बंदा हट जाए तो ताकि मैं अपने दोस्त के साथ बैठूँ। हाँ, तो आपके सीट पे बैठा हुआ और आपको हटाना है। आप कब हटा पाएंगे, जब आप सामने वाले से ज़्यादा ताकतवर होंगे तभी उसको हटा पाओगे ना। तो इसकी भी कंडीशन है। तो ए जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए ना। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कह रहा है कि रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट ना। कह रहा है ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, उसकी जगह ले ले, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। तो यहाँ ए मोर रिएक्टिव था, ए ने बी को डिस्प्लेस किया, ए ने बी को हटाया, तो क्या बोलते हैं, इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आइए, ये तो था जनरल फार्मूला ना। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला है आपका जिंक को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होता है। कैसे, देखो जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, जिंक जो होता है यहाँ से कॉपर को यहाँ से हटाता है, कहता है भैया चलो मेरी सीट पे से हटो। हाँ, तो यहाँ से कॉपर हटता है, कॉपर बेचारा अकेला। जैसे कॉपर हटा, कॉपर की जगह ले लिया Zn और क्या बना लिया, ZnSO4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट ना। तो याद रखिएगा, जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बनाता है, आपका कॉपर बनाता है और जिंक सल्फेट बनाता है ना। अब कलर के बारे में भी सवाल आता है। जो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और जो यहाँ पे जिंक सल्फेट होता है यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन होता है, और कॉपर जो होता है ब्राउन कलर का होता है ना। तो कलर से भी सवाल आते हैं, इसको भी आप जानते रहिएगा। अब यदि इसमें कौन रिएक्टिव है, जिंक जो है बच्चों को ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से ना, तभी ना जिंक ने कॉपर को हटाया है। तो याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा मोर वाला लेस वाले को हटाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन रिएक्टिव ज्यादा है कौन कम रिएक्टिव है, तो बच्चों उसके लिए सीरीज बनाया गया, उसमें बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये जो आपके सीरीज देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज, इससे पता चलेगा कि कौन आपका ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, जो एलिमेंट ऊपर आता है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो एलिमेंट सबसे नीचे आता है वो कम रिएक्टिव है ना। तो कौन कौन आता है यहाँ पे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आपके मोस्ट रिएक्टिव से लेकर रिएक्टिव एलिमेंट है। कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका सुनो। कैसे याद करोगे, कैटरीना ने कार मांगी, क्या, कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी कार, आल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। हाँ, कैटरीना ने कार मांगी, आल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। कैटरीना का मतलब पोटेशियम, ना का मतलब सोडियम, और कार मतलब कैल्शियम, मांगी मतलब मैग्नीशियम। ऐसा आप इसको लर्न करेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो हमने जिंक और कॉपर का रिएक्शन कराया था। जिंक है कहाँ पे, यहाँ पर, कॉपर है कहाँ पे, नीचे है। जिंक ऊपर आ रहा है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर नीचे आ रहा है तो कॉपर कम रिएक्टिव है। तो याद रखिएगा, हमेशा ज्यादा वाला ही कम को हटाएगा, कम वाले ज्यादा को नहीं हटा पाएगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। अगला एग्जांपल देख लो, रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट। कह रहा आयरन का जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा वो भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैसे, देखो आयरन को जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, आयरन क्या करता है, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करता है और कॉपर अलग हो जाता है। जैसे कॉपर अलग होता है वहाँ पे आयरन जाके बैठ जाता है, बनाता है FeSO4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। अब कलर में क्या चेंज आता है, देखो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़ा था ना। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन में जो Fe को मिलाते हैं तो ब्लू से कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है, जो क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट। साथ ही साथ जो कॉपर होता है, कॉपर आपका ब्राउन कलर होता है। हाँ, तो इस तरीके से कलर का चेंज आता है। ओके, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है तो हम बोल सकते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। और एग्जांपल है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ लीड विथ कॉपर सेकंड क्लोराइड। लीड का कॉपर सेकंड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो भी आपका कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैसे, आइए समझते हैं। देखो लीड को जब कॉपर सेकंड क्लोराइड में मिलाते हैं तो क्या होता है, लीड यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करता है, हाँ किस फॉर्म में, कॉपर के फॉर्म में। जैसे कॉपर यहाँ से निकलता है उसकी जगह लीड आके लग जाता है, क्या बनता है, PbCl2, जिसे क्या बोलते हैं, लीड क्लोराइड। और कॉपर सेकंड क्लोराइड होता है बच्चों, ब्लू ग्रीन होता है, और लीड क्लोराइड जो होता है कलरलेस होता है ना।
कॉपर का कलर तो अभी बताई थी, ये आपका ब्राउन कलर का सॉलिड होता है। ओके, तो इसके बारे में था, ये आपके सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसको एक बार जाके देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिए, देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। जैसे ए बी है, रिएक्शन कर रहा है किसके? सी डी के साथ। ओके, तो क्या बना रहा है? ए पे मान लो प्लस चार्ज, बी पे माइनस, सी पे प्लस है, डी पे माइनस है ना। प्लस को जिंदगी में चाहिए माइनस, प्लस को जिंदगी में चाहिए माइनस। ए वाला डी के साथ जुड़ के क्या बनाएगा? ए डी बनाएगा। हाँ, सी वाला बी के साथ जुड़ के क्या बनाएगा? सी बी बनाएगा। ओके, तो इस रिएक्शन में हुआ क्या? इस रिएक्शन में क्या किया इन्होंने? अपना चार्ज की अदला बदली कर ली। हाँ, तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें चार्ज की अदला बदली होती है उसे क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए समझते हैं कि क्या होता है। कह रहा है कि रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कह रहा है कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए? आयंस यानी चार्ज की क्या हो जाए? अदला बदली हो जाए। किसके बीच में? रिएक्टेंट के बीच में। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ प्रोडक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, गलत हो गया। रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, रिएक्टेंट के बीच में जो चार्ज की अदला बदली हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए एग्जांपल बताते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर में बच्चों दिया यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ लीड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। कह रहा है लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं, वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कैसे? समझिए। देखो, लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3, पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है Ki। लीड नाइट्रेट में बच्चों Pb पे होता है +2 चार्ज, NO3 पे होता है -1, पोटेशियम आयोडाइड में K पे होता है +1, I पे होता है -1। इस हिसाब से गरीब को जिंदगी में पैसा चाहिए, इसी हिसाब से प्लस की जिंदगी में क्या चाहिए? माइनस। तो Pb का प्लस, I का माइनस बनाता है PbI2, K का प्लस, NO3 का माइनस क्या बनाता है? KNO3। क्योंकि इसमें चार्ज की अदला बदली हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और क्या क्या पहचान है? पहचान है, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा बच्चों इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है ना। इस रिएक्शन में कौन प्रेसिपिटेट बना है? PbI2 जो होता है बच्चों वो आपका प्रेसिपिटेट होता है। बता दिए थे प्रेसिपिटेट क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में कैसा हो, इनसॉल्युबल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं ना। तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है ना। जो वाटर में कैसा हो, इनसॉल्युबल होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट। अब चूंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। तो डबल रिएक्शन की क्या क्या पहचान है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान तो लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पहचान है? पहली पहचान तो ये है कि इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। दूसरी पहचान ये है कि इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। तीसरी पहचान ये है कि इसमें वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है। चौथी पहचान ये है कि इसमें इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए कि और एग्जांपल देख लीजिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगला एग्जांपल क्या है? कह रहा है कि बैरियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं सोडियम सल्फेट के साथ, तो वो भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। बैरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2 और सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। तो इनको जब मिक्स करते हैं तो बच्चों क्या रिएक्शन होता है? देखिए, बैरियम क्लोराइड में बैरियम पे होता है +2 चार्ज, Cl पे होता है -1, इसमें होता है Na पे +1 और SO4 पे होता है -2 चार्ज। ओके, अब देखिए प्लस वाला किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा? माइनस के साथ। BaSO4 के साथ जुड़ के बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। Na जाएगा Cl के साथ, NaCl जुड़ के क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। हाँ, तो जब बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है बच्चों तो क्या बनाता है? आपका बैरियम सल्फेट बनाता है, जो कि क्या होता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। मैंने बताया था ना, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ प्रेसिपिटेट कौन है? बैरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर। तो कहीं भी रिएक्शन में अगर आपको ऐसा एरो दिखेगा, ये एरो डिनोट करता है कि जो सब्सटेंस वो किस कैटेगरी में आता है, वो आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आइए बच्चों में देखते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। हाँ, ये बस ये हम लोग चैप्टर के करीब करीब अंत पे आ गए हैं। अब आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? कह रहा है कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाए। ऑक्सीजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन का निकल जाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? इसी का उल्टा है। ऐसा कोई भी रिएक्शन बच्चों जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए लेकिन ऑक्सीजन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए ना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। ओके, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? देखो, रेड का मतलब होता है रिडक्शन
ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडॉक्स, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे होंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन ना। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऐसे समझ लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऐसा कोई भी सब्सटेंस बच्चों जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है तो उसको उल्टा याद रखिएगा। आइए एग्जाम्पल की वजह समझाते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में बच्चों आपको बताना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ना। कैसे चेक करोगे, देखिए आपको क्या करना है, आपको एक एक करके मिलाना है। कैसे मिलाओगे, देखो यहाँ पे जिंक को मिलाना है जिंक में, किसे, ZnO, इसमें जिंक है ना, जिंक को मिलाना है जिंक में। तो देखिए क्या चेंज आ रहा है, देखो जिंक के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बच्चों क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। ओके अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, लेकिन रिएक्शन के बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओके, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब बच्चों जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ये भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, आयरन को मिलाना है आयरन में, कार्बन को मिलाना है कार्बन में। अब आपको देखना ही क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पे देखो आयरन के साथ ऑक्सीजन लगा है, आयरन के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बच्चों क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। देखो कार्बन के साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यानी एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन में एक ऑक्सीजन जुड़ा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ये जो दोनों एग्जाम्पल है आपके, सबके डिफिनेशन को फॉलो करता है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, आप बताइए, रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं? तो जी हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, इस वजह से दोनों के दोनों रिएक्शन आपके रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है ना। तो इस डिफिनेशन को आप अच्छे से लर्न कर रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ना। अब तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है, उसको रिएक्शन का ये पढ़ते हैं। तो रिएक्शन क्या कहता है, कहता है कि जब हम लोग कॉपर के पाउडर को हीट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है ना। तो याद रखिएगा, कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, CuO। मतलब कॉपर और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाता है, CuO, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर सेकंड ऑक्साइड ना। कॉपर का जो बच्चों कलर होता है ब्राउन कलर होता है, लेकिन कॉपर को जैसे हीट करते हो कैसा होता है, ब्लैक हो जाता है। आप कभी ट्राई कर सकते हैं, कॉपर के वायर को आप लाइटर से गर्म करिएगा, देखते हैं वायर एकदम कैसा हो जाता है, ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। क्यों, शुरू में तो कॉपर था इसलिए ब्राउन कलर शो कर रहा था, लेकिन हीट करने के बाद बच्चों ब्लैक हो जाता है। ये कॉपर से क्या बना लेता है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बना लेता है। फिर सवाल पूछा जाता है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड, हाँ हमें ब्लैक से फिर से ब्राउन बनाना है तो क्या करेंगे, तो याद रखिएगा, ब्लैक से ब्राउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने कॉपर सेकंड ऑक्साइड यानी CuO बना है, इस पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास कर दो ना। हाइड्रोजन क्या रहेगा, यहाँ पे गैस रहेगा। देखो तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड यहाँ पे बना था, हाँ, इसी पे क्या करते हैं आप, हाइड्रोजन गैस को पास कर दो। जैसे ही हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं इस पे तो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, H2O, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है और बेचारा कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है ना। तो देखो जब तक ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड था तब तक ये ब्लैक कलर का था, लेकिन जैसे ही कॉपर बना लेता तो फिर से क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। तो रिएक्शन कई बार एग्जाम में आया है, इस रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़िएगा। और आगे देखते हैं, ये जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले रिएक्शन पढ़ा है ना, ये जो रिएक्शन है ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे, आइए बताते हैं। देखो वही है, आपको कॉपर को मिलाना है कॉपर में, हाइड्रोजन को मिलाना है हाइड्रोजन में। देखो कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन लगा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बच्चों क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, अब हाइड्रोजन में कोई ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन। पता ही है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि इनमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट दो टॉपिक बच गया है, कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन बच्चों होता है लोहे का खराब हो जाना। आपने देखा होगा सिल्वर
सिल्वर की कभी आपके पास पायल होगी या सिल्वर का कोई आपका ज्वेलरी होगा, हाँ देखते हैं कुछ साल बाद ना वो काला पड़ जाता है, तो बोलते हैं सिल्वर का कोरोजन हो गया। ऐसे ही आपके पास लोहा है, लोहे में जंग लग जाना, वो भी क्या होता है, कोरोजन का एग्जाम्पल होता है। तो कोरोजन क्या होता है, बेसिकली लोहे का खराब हो जाना एक तरीके से कोरोजन का एग्जाम्पल होता है। तो व्हाट इज कोरोजन, कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ ईटेन अप ऑफ मेटल बाय अटैक ऑफ एयर मॉइस्चर ऑफ एसिड ना। तो कह रहा है कि कभी भी किसी मेटल पर आयरन मॉइस्चर या एसिड अटैक करता है तो उसका हो जाता है कोरोजन। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए रस्टिंग ऑफ आयरन, हाँ लोहे में जंग लग जाना एक तरीके से कोरोजन का एग्जाम्पल है। लोहे में जंग कैसे लगता है, हाँ देखो कहते हैं लोहे को पानी वाले जगह से बचा के रखना चाहिए, मॉइस्चर से बचा के रखना चाहिए। तो होता क्या है बच्चों, जब हम लोग आयरन को कहाँ पे रखते हैं, मॉइस्चर में। मॉइस्चर का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर दोनों हों। जब लोहे को नमी वाली जगह पे रखते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर जो है वो आयरन पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद बनाता है Fe2O3 और XH2O। और ये जो फार्मूला देख रहे हैं ये किसका फार्मूला होता है, रस्ट का फार्मूला होता है ना। तो लोहे में जंग लगने के बाद क्या होता है, लोहा धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो लोहे में जंग लगना उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ कोरोजन जो होता है बेसिकली क्या होता है, मेटल का खराब हो जाना। ऐसे बच्चों क्या होता है, रेसिडिटी क्या होता है, रेसिडिटी होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेन ऑयल और फैट गिविंग बैड स्मेल। कहता है कि कोई भी ऐसा फूड बच्चों जिसमें क्या पाया जाएगा, या तो ऑयल पाया जाएगा या तो फैट पाया जाएगा, उसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडिटी बोलते हैं। और जब फूड का ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है बहुत ही बैड स्मेल करता है। आपने देखा होगा कभी जब मेहमान आते हैं, मेहमान को आप बिस्किट देते हैं, बिस्किट देने के बाद आप उसे कुछ बिस्किट बचा रह जाता है, जब उसको शाम को खाते हैं देखते हैं उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले बिस्किट थोड़ा सा क्रिस्पी होता है, शाम होते होते बिस्किट थोड़ा सा क्या होता है, एकदम उसमें अजीब सा सॉफ्ट हो जाता है ना। तो होता क्या है, बिस्किट में ऑयल और फैट वगैरह पाया जाता है। तो जब भी किसी ऐसे फूड मटेरियल को फूले में छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसका ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो बेसिकली अगर रेसिडिटी एक लाइन बोला जाता है, रेसिडिटी क्या होता है, ऑयल या फैट का अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिडिटी ना। अब सामान को, खाने को रेसिडिटी से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला क्या है, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। मान लो जो भी बिस्किट वगैरह भी हमने खाया था उस बिस्किट के ऐसे जार, ऐसे डिब्बे में रखना, डिब्बा क्या एकदम पैक हो। हाँ डिब्बा पैक होता है तो क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन से बचा रहता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए फ्रिज ना। कोई भी ऐसा फूड जिसमें ऑयल और फैट पाया जाए उसको फ्रिज में रख देते हैं, देखते हैं वो लंबे समय तक चलता है, यानी उस फ्रिज में रखने से उसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगला क्या है, फिल नाइट्रोजन गैस इन पैकेट्स ऑफ चिप्स। देखते हैं जो भी चिप्स आता है, बिंगोज हो गया, लेज हो गया, हाँ और जो भी आपको पसंद होगा, कुरकुरे वगैरह हो गया, तो चिप्स का पैकेट आता है, देखते हो पैकेट एकदम भरा भरा सा रहता है। हाँ तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्या करता है बच्चों, उसमें जो भी चिप्स में ऑयल वगैरह होता है उसको ऑक्सीडेशन से खराब होने से बचाता है। देखते हैं एकदम फुला सा रहता है, ऐसा लगता है कि इसमें एकदम चिप्स जो है एकदम भर भर के भरा हुआ है, लेकिन जैसे खोलते हैं, हाँ खुदा पहाड़ निकली चुईया, 2-3 चिप्स हमारे हाथ में आते हैं। हाँ तो जो भी चिप्स वगैरह होते हैं उसको लंबे समय के चलने के लिए हमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो ये भी सवाल आ सकता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो अभी जितनी भी बातें हम लोगों ने की, पूरा का पूरा आपका यहाँ से हो गया कंप्लीट। ओके तो होप सो ये वीडियो आप देखने के NCERT का देखिएगा, हर एक टॉपिक कवर हुआ है। होप सो ये वीडियो देखने में आपको मजा आया होगा। हाँ तो जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही और भी वीडियोस बनते रहेंगे। हाँ चैनल को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बच्चों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।